हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल आयुर्पथगामिनी बाय जीसीएम में हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चिकनगुनिया फीवर के बारे में पढ़ेंगे। चिकनगुनिया फीवर का कोजिंग वायरस क्या है, रिजर्वायर क्या है, इसके वेक्टर क्या है, सिम्टम्स, कोजेस, ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन इत्यादि के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चिकनगुनिया, जैसा कि इसके नाम को सुनने से लगता है कि ये चिकन से रिलेटेड होगा, लेकिन चिकनगुनिया फीवर में नथिंग रिलेटेड विद चिकन से इसका कोई रिलेशन नहीं होता। चिकनगुनिया फीवर इज आल्सो नोन एज एपिडेमिक पोलीआर्थराइटिस। चिकनगुनिया जो फीवर है एक्यूट वायरल इलनेस है, एक्यूट वायरल फीवर है। ये एक सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है और ये ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है बाय इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटो। चिकनगुनिया जो है उसको हम कॉमनली मिस्टेक कर लेते हैं डेंगू फीवर से, क्योंकि जो सिम्टम्स इसमें देखने को मिलते हैं वो डेंगू फीवर के सिमिलर से सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। चिकनगुनिया के केस में क्या होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस, एक्यूट भी और क्रोनिक भी आर्टिकुलर मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलती हैं। जो मोस्ट कॉमन सिम्टम है चिकनगुनिया फीवर का वो है हाई ग्रेड फीवर एसोसिएटेड विद चिल्स एंड जॉइंट पेन। अदर सिम्टम्स में हेडेक, मसल पेन, जॉइंट स्वेलिंग, रैशेस विद और विदाउट माइल्ड ईचिंग एंड कंजक्टिवाइटिस। ये सारे सिम्टम्स भी हमें हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स एंड जॉइंट पेन के साथ देखने को मिलते हैं। तो इसीलिए जो चिकनगुनिया फीवर है वो डेंगू के काफी सिमिलर है, क्योंकि डेंगू के केस में भी क्या होता है, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स देखने को मिलता है। चिकनगुनिया की जो केस फैटिलिटी है वो ऑलमोस्ट नील है, क्योंकि जो चिकनगुनिया के जो है वो ट्रीटमेंट इजीली हो जाता है। जो डेथ है चिकनगुनिया से वो बहुत ही रेयर देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो चिकनगुनिया फीवर है इसका नाम चिकनगुनिया कैसे पड़ा और क्यों पड़ा। तो जो चिकनगुनिया नाम है ये सबसे पहले जो साउथर्न तंजानिया की एक लोकल लैंग्वेज जैसे किमाकोंडे या मकाउंडे, ये जो लैंग्वेज है इस लैंग्वेज का एक वर्ड है जो चिकनगुनिया, और इसका मतलब होता है टू बिकम कॉन्टोर्टेड और दैट बेंड्स अप। मतलब आदमी जो है वो थोड़ा झुका हुआ दिखाई देगा, जैसे कि आपको इमेज में दिखाई दे रहा है। ये स्टूप्ड पोस्चर जो है वो पेशेंट का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको सीवियर जॉइंट पेन पेशेंट को होता है। आर्थ्रालजिया जॉइंट पेन की वजह से जो पेशेंट का पोस्चर है वो स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है। और ये वर्ड कहाँ से आया? जो साउथर्न तंजानिया है उसकी लोकल लैंग्वेज किमाकोंडे या मकोंडे लैंग्वेज से ये वर्ड लिया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे डिटेल में दिखाया गया है कि जो स्टूप्ड पोस्चर है वो किसे कहते हैं। आप जो राइट हैंड साइड की तरफ देखेंगे वो नॉर्मल पोस्चर है, और जो लेफ्ट हैंड साइड की तरफ इमेज में दिखाया गया है ये स्टूप्ड पोस्चर है। स्टूप्ड पोस्चर में क्या होता है, स्टूप्ड और राउंडेड शोल्डर्स, जो लो बैक एक कर है वो डिक्रीज हो जाती है, फॉरवर्ड लीनिंग ऑफ द हेड एंड होल बॉडी मेकिंग यू लुक हंच्ड ओवर। तो हंच्ड ओवर जो पेशेंट है वो दिखाई देता है। इसमें जो स्टूप्ड और राउंडेड शोल्डर्स की अपीयरेंस होती है, लो बैक एक की जो कर्व है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो इसे हम स्टूप्ड पोस्चर कहते हैं। और ये स्टूप्ड पोस्चर क्यों होता है? क्योंकि चिकनगुनिया के केस में जॉइंट पेन पेशेंट को होता है, जिसकी वजह से उसका पोस्चर स्टूप्ड पोस्चर हो जाता है। नेक्स्ट हम इसकी एपिडेमियोलॉजी की बात करते हैं। डेंगू जो है उसका फर्स्ट आउटब्रेक साउथर्न तंजानिया में सबसे पहले रिकॉग्नाइज किया गया था 1952 में। उसके बाद ये एशिया में भी आइडेंटिफाई किया गया था। और जो इसका वाइड स्प्रेड आउटब्रेक है इन दो कॉन्टिनेंट्स में, ये 1960 से लेके 1980s के बीच में हुआ था। ग्लोबल इमरजेंसी चिकनगुनिया फीवर की रियली स्टार्ट हुई थी 2004 में। और जो इंडिया है, इंडिया में फर्स्ट अपीयरेंस इसकी जो फर्स्ट आउटब्रेक हुआ था वो 1963 में हुआ था कोलकाता में, एंड फॉलोड बाय, यानी कि कोलकाता में सबसे पहले 1963 में हुआ, उसके बाद 1964 में चेन्नई, पुदुचेरी एंड वेल्लोर में भी इसका आउटब्रेक देखा गया। 1963 और 1964 के बाद ये रीअपियर हुआ 2006 में, इसका आउटब्रेक इंडिया में देखने को मिला। तो इंडिया में मेजर जो इसका आउटब्रेक था वो 2005 टू 2006 के अराउंड देखने को मिला था। ऑल ओवर जो है ओवर 2 मिलियन केसेस इसके रिपोर्ट किए जा चुके थे सिंस 2005 तक। अब हम इसके एजेंट की बात करते हैं कि जो चिकनगुनिया जो फीवर है उसका एजेंट क्या है। तो जो इसका रिस्पॉन्सिबल वायरस होता है वो चिकनगुनिया वायरस होता है। ये वायरस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है। जीनस इसका है अल्फा वायरस, फैमिली है टोगावेरिडाई। इसकी अलग अलग लिनिएजेस देखने को मिलती हैं। तो वेस्टर्न अफ्रीकन एंड सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीकन जो लीनिएज है
ये रिस्पॉन्सिबल थी इंडियन आउटब्रेक इन 2006, यानी कि 2006 में जो इंडिया में आउटब्रेक हुआ था उसके लिए जो लीनिएज रिस्पॉन्सिबल थी वो कौन सी थी? वेस्टर्न अफ्रीकन एंड सेंट्रल एंड ईस्ट अफ्रीकन। एंड अदर लीनिएज इसकी कौन सी है? एशियन लीनिएज। ये जो वायरस होता है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, ये जो वायरस है ये स्फेरिकल है, अराउंड 70 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है, और जो इसका वीडियोन होता है, जो इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, वो पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, और ये अराउंड 11.6 केबी साइज का होता है। आप डायग्राम में देख सकते हैं, ये क्या है? कैप्सिड है इस वायरस में, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, इसके अराउंड मेम्ब्रेन है, एंड E1 एंड E2 एनवेलप ग्लाइकोप्रोटीन इसमें होते हैं। तो जो ये वायरस है ये क्या है? एनवेलप्ड वायरस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रांसमिशन। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? रिजर्वायर की बात करते हैं तो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स इन अफ्रीका में जो चिकनगुनिया फीवर देखने को मिलता है वहां पे इसके रिजर्वायर जो है वो नॉन ह्यूमन प्राइमेट्स हैं, और इंडिया के केस में कोई भी इसका एनिमल रिजर्वायर नहीं पाया जाता। यहाँ के केस में क्या होता है कि जो इसकी साइकिल है वो मेंटेन होती है मैन टू मॉस्किटो एंड मॉस्किटो टू मैन साइकिल। इसका वेक्टर जो है वो एडिस इजिप्टाई एंड एडिस एल्बापिक्टस मॉस्किटो है, और ये जो मॉस्किटो है इसकी एक पहचान होती है, जैसा कि आपको इमेज में भी दिखाई दे रहा होगा, जो इसकी लेग्स है इसके अराउंड ये व्हाइट स्ट्रिप्स दिखाई देती हैं, जिससे हम जो एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बापिक्टस मॉस्किटो जो है उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल मॉस्किटो हो सकते हैं। इंक्यूबेशन पीरियड की यदि बात करें तो इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 12 डेज होता है, और एवरेज इंक्यूबेशन पीरियड 5 to 7 डेज चिकनगुनिया के केस में होता है। जो चिकनगुनिया वायरस है, मदर टू न्यूबॉर्न में रेयरली इसका ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, और 5 डेज तक इसका जो वायरीमिया है, यानी कि जो वायरल लोड है वो बढ़ता है। 5 डेज तक इसका वायरीमिया होता है, मतलब कि जब तक जो वायरस है वायरीमिया होगा तब तक वो कौन सा होगा? इन्फेक्टिव पीरियड होगा, और तब तक ही पेशेंट को क्या होगा? हाई ग्रेड फीवर आएगा। जैसे ही वायरीमिया खत्म होगा तो फीवर भी पेशेंट का उतर जाएगा। इसमें क्या होता है, जब एक बार इन्फेक्शन हो जाती है तो पेशेंट को लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी चिकनगुनिया के केस में मिलती है। नेक्स्ट हम इसकी बात करते हैं कि ये जो चिकनगुनिया वायरस है ये कैसे ट्रांसमिट होता है। तो ये जो इसका ट्रांसमिशन है इसके लिए मेनली 2 साइकिल्स बताई गई हैं। वन इज सिल्वेटिक साइकिल एंड अदर इज अर्बन साइकिल। सिल्वेटिक साइकिल में इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है? मंकीज टू मॉस्किटो एंड मॉस्किटो टू ह्यूमन। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन कौन कौन से मॉस्किटो के केस में देखने को मिलता है? एडिस अफ्रीकानस, एडिस फर्सिफर टाइलोरी एंड एडिस डलजिन। यहाँ पे ये हमें याद रखना है कि मंकीज टू मॉस्किटो एंड मॉस्किटो टू ह्यूमन और मॉस्किटो टू अगेन मंकीज, ये साइकिल यहाँ पे रिपीट होती रहती है, इसे हम बोलते हैं सिल्वेटिक साइकिल। एंड एक इसमें साइकिल होती है अर्बन साइकिल, जो इंडिया के केस में देखने को मिलती है, और ये मॉस्किटो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है एडिस इजिप्टाई और एडिस एल्बोपिक्टस। तो यहाँ पे जो ट्रांसमिशन होता है वो किस तरीके से होता है? ह्यूमंस टू मॉस्किटो एंड मॉस्किटो टू अगेन ह्यूमन। तो यहाँ पे जो साइकिल मेंटेन है वो ह्यूमन टू मॉस्किटो एंड मॉस्किटो टू ह्यूमन। तो 2 डिफरेंट साइकिल्स चिकनगुनिया के केस में देखने को मिलती हैं। वन इज द सिल्वेटिक साइकिल एंड अदर वन इज द अर्बन साइकिल। नेक्स्ट हम इसका पैथोजेनेसिस और पैथोफिजियोलॉजी यहाँ पे पढ़ते हैं। तो चिकनगुनिया जो वायरस है वो क्या करता है? रेप्लिकेट करता है मिड गट एपिथेलियम ऑफ द मॉस्किटो, और वो क्या रहती है? लाइफ टाइम इन्फेक्टेड रहती है। जब मॉस्किटो बाइट कर लेता है तो जो वायरस है वो क्या होगा? सबक्यूटेनियस साइट पे डिपोजिट हो जाता है। देन वहां पे वो क्या होगा? उसके बाद वो रीजनल लिम्फ नोड्स में जाएगा, वायरीमिया स्टार्ट्स हो जाएगा 3 to 7 डेज लेटर, और जो ये क्लोजली है लेवल जो है वायरीमिया का वो फीवर की कर्व से पैरेलल होता है, यानी कि जब वायरीमिया होगा तभी पेशेंट को फीवर होगा, जैसे ही वायरीमिया खत्म होगा तो पेशेंट का जो फीवर है वो भी उतर जाएगा। फीवर सबसाइड्स एज वायरीमिया डिक्रीजेस। नेक्स्ट हम यहाँ पे इसकी लाइफ साइकिल ऑफ चिकनगुनिया वायरस इनसाइड द इन्फेक्टेड सेल्स। अब यहाँ पे हम ये पूरा देखेंगे कि जो चिकनगुनिया वायरस है जब इन्फेक्टेड सेल के अंदर उसका रेप्लिकेशन कैसे होता है। तो लाइफ साइकिल जब हम देखते हैं, यहाँ पे जो चिकनगुनिया का वायरस होता है उसके ऊपर आप स्ट्रक्चर में देख रहे होगे, यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर्स काफी प्रेजेंट है। तो चिकनगुनिया वायरस पे जो रिसेप्टर्स होते हैं ये किस लिए होते हैं?
जो सेल सरफेस है उन पे जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ बाइंड अप करने के लिए ये रिसेप्टर्स होते हैं। तो जब ये चिकनगुनिया वायरस जो है ये इंटरेक्शन कर लेता है ह्यूमन सेल सरफेस से, इस इंटरेक्शन होने के बाद वो सेल में एंटर करता है बाय द एंडोसोम फॉर्मेशन प्रोसेस। एंडोसोम फॉर्मेशन प्रोसेस से ये क्या करेगा, सेल के अंदर एंट्री करेगा। सबसे पहले इसके ऊपर क्या थे, रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे। ये जो रिसेप्टर्स हैं ये इंटरेक्शन कराते हैं इसकी किससे, ह्यूमन सेल सरफेस से। इंटरेक्शन के बाद ये सेल में एंटर करता है बाय एंडोसोम फॉर्मेशन, और वहां पे जाके ये अपना पॉजिटिव सेंस जीनोम जो है वो साइटोप्लाज्म में रिलीज कराता है। अब ये जो पॉजिटिव सेंस जीनोम है इसमें क्या होता है, 2 राउंड्स ऑफ ट्रांसलेशन यहाँ पे देखने को मिलता है। फर्स्टली तो ये क्या करता है, जो पॉजिटिव सेंस जीनोमिक आरएनए है ये डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह काम करता है, और ये फर्दर क्या करता है, पार्शियली ट्रांसलेट हो जाता है प्रोड्यूस करने के लिए नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। तो आप जो लेफ्ट हैंड साइड देख रहे हैं डायग्राम में, जो पॉजिटिव सेंस जीनोमिक आरएनए था इससे क्या होगा, पोलीप्रोटीन 1, 2, 3, 4 प्रीकर्सर, और ये फर्दर स्टेप बाय स्टेप जाके नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स जो है ये प्रोड्यूस करता है। P1, 2, 3, 4 प्रीकर्सर से P1, 2, 3, 4, देन P1, 2, 3 एंड नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 4, एंड P1, 2, 3 से फर्दर नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 1, 2 एंड 3। तो ये सारे जो नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं रेप्लिकेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीमेंट्री नेगेटिव स्ट्रैंड फॉर फर्दर पॉजिटिव स्ट्रैंड सिंथेसिस। अब यहाँ से जो आपको एरो दिखाई दे रहा है ये मैं आगे आपको समझाऊंगी। तो 1 तो क्या करता है, जो पॉजिटिव सेंस जीनोमिक आरएनए है वो डायरेक्टली मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट करता है, और वो फर्दर जाके नॉन स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन्स है उनको प्रोड्यूस कराता है। सेकेंडली ये क्या करता है, जो पॉजिटिव सेंस जीनोमिक आरएनए है इसका रेप्लिकेशन होता है इन द नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, नेगेटिव सेंस आरएनए कंटेनिंग पॉलीयू लिपिड्स। तो यहाँ से क्या होगा, ये जो नेगेटिव स्ट्रैंड आरएनए है इसको पॉजिटिव स्ट्रैंड में कन्वर्ट होने के लिए कौन हेल्प करेगा, ये नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, जो पॉजिटिव सेंस आरएनए आया था उसने क्या किया, एक तो साइकिल उसकी चली, उसने खुद मैसेंजर आरएनए की तरह एक्ट किया और नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन बनाए, और क्या किया, रेप्लिकेट होके वो नेगेटिव सेंस आरएनए पोलियोलिपिड्स में कन्वर्ट हुआ। नेगेटिव से अब पॉजिटिव सेंस आरएनए और पोलियोलिपिड्स में कन्वर्ट होने के लिए इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स की जरूरत पड़ेगी। तो इनकी हेल्प से जो नेगेटिव सेंस आरएनए था वो क्या होगा, पॉजिटिव सेंस आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होता है, नेगेटिव सेंस जो आरएनए था ये सब जीनोमिक मैसेंजर आरएनए भी बनाता है। सब जीनोमिक जो मैसेंजर आरएनए है उसका फर्दर क्या होगा, रेप्लिकेशन आगे होगा। तो यही 26S सब जीनोमिक जो आरएनए है ये स्ट्रक्चरल प्रीकर्सर्स बनाएगा, स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स बनाएगा, और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स फर्दर सी से क्या है, यहाँ पे कैप्सिड की फॉर्मेशन करते हैं E2 एंड E1, जैसे कि हमने पहले वायरस के जो स्ट्रक्चर है उसमें पढ़े थे। E1 एंड E2 एंड 6 के प्रोटीन की फॉर्मेशन कराता है और कैप्सिड की फॉर्मेशन यहाँ पे ये कराता है। और यहाँ पे जो E1 एंड E2 एंड 6 के जो प्रोटीन है इनका जो सिंथेसिस है यूजुअली कहाँ होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। एट लास्ट ये सारी चीजें जाके नीचे क्या करेंगी, असेंबल करेंगी, और जो पहले ये पॉजिटिव सेंस जो आरएनए वायरस जो लास्ट में बना था यही क्या होगा, असेंबल होके जो वायरस जो है ये रिलीज होंगे इनके जीनोम की तरह, इनके जीनोम में यही एज ए जीनोम काम करेगा पॉजिटिव सेंस जो आरएनए लास्ट में बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा, कैप्सिड एंड जो है E2, E1, 6 के और जो है पॉजिटिव सेंस आरएनए ये सारे क्या हो जाएंगे, असेंबल हो जाएंगे, और ये सेल से क्या करेंगे, रिलीज कर जाएंगे वायरस बाय द प्रोसेस ऑफ लाइसिस। तो जब लाइसिस होता है तो ये क्या, जैसे हमने पढ़ा था कि जो ये वायरस है वो एनवेलप वायरस है, तो जो ये सेल का सरफेस है उसका लाइसिस करके उसी का एनवेलप ये यहाँ पे बना लेता है, इसीलिए ये वायरस क्या होता है, एनवेलप्ड वायरस होता है। और जो ये रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म के अंदर हमने टोटल पढ़ा, ये जो प्रोसेस होता है वेरी रैपिड होता है, ये सारी असेंबली भी वेरी रैपिड होती है, और ये लाइसिस के प्रोसेस के थ्रू जो वायरस है वो बाहर निकल जाते हैं। तो अब हम इसको शॉर्ट में जो है लाइफ साइकिल को पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या होगा, जो चिकनगुनिया का जो वायरस है उस पे रिसेप्टर्स प्रेजेंट थे, ह्यूमन सेल के जो रिसेप्टर्स हैं उनके साथ वो इंटरेक्शन करेंगे, एंडोसोम फॉर्मेशन से वो क्या करेंगे, सेल के अंदर एंट्री करेंगे।
सेल के अंदर जब एंट्री करेंगे तो वहां पे क्या करेंगे, पॉजिटिव सेंस जो है जीनोमिक आरएनए वहां पे रिलीज कर देंगे। पॉजिटिव सेंस जीनोमिक आरएनए जो है उसके दो प्रोसीजर होंगे, यहाँ पे दो स्टेप्स में वो काम करेगा। एक तो वो क्या करेगा, पॉलीप्रोटीन 1 2 3 4 प्रीकर्सर को बनाएगा। वो फर्दर जाके क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स को बनाएंगे। और यही नॉन स्ट्रक्चरल जो प्रोटीन्स हैं, ये जो चिकनगुनिया वायरस है इसकी हेल्प करते हैं नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए से इसको पॉजिटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए में कन्वर्ट होने में। सेकेंडली ये क्या करता है, जो पॉजिटिव सेंस आरएनए था ये क्या करेगा, रेप्लिकेट होके नेगेटिव सेंस सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पोलीयू लिपिड्स बनाता है। और फिर ये फर्दर क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स ये कन्वर्ट होता है पॉजिटिव स्ट्रैंड आरएनए में। जो नेगेटिव स्ट्रैंड पोलियोलिपिड्स था ये क्या करेगा, 26S सब जीनोमिक आरएनए इसकी फॉर्मेशन इसकी सिंथेसिस कराता है। और ये फर्दर क्या करता है, जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स है उनकी फॉर्मेशन कराता है। स्ट्रक्चरल प्रीकर्सर सी से क्या है, यहाँ पे कैप्सिड की फॉर्मेशन, E2 6K और E1 जो है ये यहाँ पे प्रोटीन्स की फॉर्मेशन कराता है। E2 और E1 और 6K इनका सिंथेसिस यूजुअली कहाँ पे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब लास्ट में ये सारी चीजें क्या करेंगे, असेंबल करके वायरस को दोबारा बनाएंगे और फिर उसका रिलीज कराएंगे। तो यहाँ पे जो वायरस बनेंगे उसमें क्या होगा, जो लास्ट में हमने यहाँ पे देखा पॉजिटिव सेंस जो आरएनए था यही उसके जीनोमिक मटेरियल की तरह काम करेगा। और ये सेल लाइसिस प्रोसेस के थ्रू ये सेल से क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, एनवेलप्ड हो जाएंगे। तो ये शॉर्ट में क्या थी इसकी लाइफ साइकिल चिकनगुनिया वायरस की इनसाइड अ इन्फेक्टेड सेल। अब हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। पैथोलॉजी में क्या होता है, जो एडिज मॉस्किटो है वो बाइट करेगा। जब किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन को वो बाइट करके आता है तो फिर जब वो हेल्दी पर्सन को बाइट करेगा वहां पे स्किन में क्या होगा, वायरस रेप्लिकेशन स्टार्ट हो जाएगा फाइब्रोब्लास्ट में। और फिर उसके बाद फर्दर वो क्या करेगा, ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेगा। ब्लड स्ट्रीम में एंटर करके वहां की जो रीजनल लिम्फ नोड्स होगी वहां पे चला जाएगा। वहां पे वायरस की फर्दर रेप्लिकेशन होगी। और जो वायरस की जो रेप्लिकेशन है ये टारगेट टिश्यूज मेनली मसल, जॉइंट, स्किन एज वेल एज लीवर, स्प्लीन एंड मेनिंजेस में नियोनेट्स के केस में मोस्टली देखने को मिलती है। और अंडरलाइन कोई भी कंडीशन होगी पेशेंट में तो वहां पे वायरस की रेप्लिकेशन होगी। वहां पे जब रेप्लिकेशन होगी तो क्या होगा, इन्फ्लामेटरी सेल्स वहां पे रिक्रूटेड होंगी जो भी इन्फेक्टेड टिश्यू एरिया होगा। फिर वहां पे ये जॉइंट्स में, लीवर में और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वहां पे जाके ये इन्फ्लामेशन कोज करती हैं। जॉइंट्स इसमें मोस्टली कौन से इंक्लूड होते हैं, फिंगर, रिस्ट, एल्बो, नी, एंकल्स एंड टोज, ये सारे इन्फ्लाम हो जाएंगे। और वायरस रेप्लिकेशन जो होगी वहां पे उसके रेस्पॉन्स में ये सारी इन्फ्लामेशन प्रोसेस होगी और वहां पे क्या होगा, जो इन्फ्लामेटरी इन्फिल्ट्रेट्स हैं वो वहां पे आ जाएंगे। तो ये पैथोफिजियोलॉजी इसकी मेनली होती है। नेक्स्ट हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। तो सिम्टम्स में जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें क्या होगा, हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स होगा। उसके अलावा आर्थेल्जिया, एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, लो बैक एक, माइल्जिया, हेडेक एंड रैशेज। 50% केस में जो है चिकनगुनिया में रैशेज देखने को मिलते हैं। एपिस्टेक्सिस भी पेशेंट में हो सकता है, कंजक्टिवाइटिस एंड स्लाइट फोटोफोबिया। ये जो सिम्टम्स हैं ये सिम्टम्स डेंगू के बहुत सिमिलर होते हैं, लेकिन जो डेंगू है उसमें फर्दर जो स्टेज होती है हिमोरेजिक डेंगू, हिमोरेजिक फीवर एंड डेंगू शॉक सिंड्रोम, वो कंडीशन चिकनगुनिया के केस में नहीं होती। इसीलिए जो चिकनगुनिया है वो ज्यादा फैटल नहीं है, इजिली ट्रीट हो जाता है। फीवर की अगर हम बात करें तो फीवर जो होता है वो हाई ग्रेड फीवर होता है। टिपिकली 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा इसका टेम्परेचर यहाँ पे होता है। 102 फारेनहाइट से 104 फारेनहाइट तक टेम्परेचर होता है। और ये क्या है, एंटीपायरेटिक्स जब हम पेशेंट को देते हैं तो पुअरली रिस्पॉन्सिव होता है, लेकिन यानी कि फीवर जल्दी नहीं होता। यानी कि हमने पहले भी पढ़ा था कि वायरीमिया की कंडीशन जब तक पेशेंट में रहती है तब तक पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर रहता है, और जैसे ही वायरीमिया खत्म होता है तो फीवर भी उतर जाता है। फीवर typically lasts for 2 to 5 days and may be followed by afebrile phase and then reoccur। यहाँ पे क्या होगा, जैसे ही वायरीमिया होगा पेशेंट को फीवर होगा, वायरीमिया कम होगा तो पेशेंट को फीवर उतर जाएगा। उसके बाद जो फीवर है हाई ग्रेड फीवर रीअकर हो जाता है। तो इस पैटर्न को कहते हैं सेटल बैक फीवर। तो चिकनगुनिया के केस में क्या फीवर का पैटर्न क्या होता है, सेटल बैक फीवर। फीवर में लास्ट लॉन्गर देन अ वीक।
पेशेंट में है प्रोलॉन्ग फैटिग फॉर सेवरल वीक्स। जो चिकनगुनिया के केस में क्या होगा, यहाँ पे पेशेंट को सीवियर जॉइंट पेन होता है, तो जो फैटिग है वो सेवरल वीक्स तक पेशेंट को देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आर्थराइटिस की। यहाँ पे इमेज भी आपको दिखाई दे रही है। इसमें क्या होगा, एक्यूट बाइलेटरल एंड सिमेट्रिकल अनबियरेबल जॉइंट पेन पेशेंट में देखने को मिलेगा। पेरिफेरल जॉइंट्स फ्रीक्वेंटली बहुत पेनफुल होते हैं, स्वेलिंग वहां पे होती है, स्पेशली इंटरफेलेंजियल जॉइंट्स, रिस्ट एंड एंकल जॉइंट में ये देखने को मिलता है। लार्जर जॉइंट भी इसमें अफेक्टेड होते हैं, लाइक नी जॉइंट, एंकल जॉइंट। जो पेन जो है वो मॉर्निंग में बहुत ज्यादा होता है और इवनिंग में पेन कुछ कम हो जाता है। जॉइंट्स पे स्वेलिंग भी देखने को मिलती है, टेंडर भी होते हैं जॉइंट्स, मतलब पेन होता है पेशेंट को यदि हम टच करते हैं। और जो आर्थ्रेल्जिया है ये 5 to 7 डेज के लिए होता है, अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो, नहीं तो बाद में क्या होता है ये मंथ्स और ईयर्स तक भी इस डेंगू की चिकनगुनिया की कॉम्प्लिकेशन होने से ये मंथ्स और ईयर तक भी ये रह सकता है। नेक्स्ट है मैक्यूलोपैपुलर रेसेस। मैक्यूलोपैपुलर रेसेस यहाँ पे देखने को मिलते हैं ग्रेटर देन 50% केसेस ट्रांजिएंट, पेटेचियल और मैक्यूलोपैपुलर रेस देखने को मिलते हैं। कई बार ये एडिमेटस भी होते हैं और प्लूरेटिक भी हो सकते हैं। मोस्टली ये फेस, ट्रंक, लिम्स एंड पाम है जो पेशेंट की वहां पे देखने को मिलते हैं। ये सेकेंड और थर्ड डे जो है इलनेस की तब ये अपीयर होते हैं। हिमरेज चिकनगुनिया के केस में रेयर होता है, इसीलिए जो ये है डेंगू से कम फेटल है। एसोसिएटेड इलनेस इसमें क्या देखने को मिलती है, इंटेंस फैटिग एंड ट्रांजिएंट कंफ्यूजन। एल्डरली पेशेंट में मोस्टली कंफ्यूजन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम चिकनगुनिया की कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो एक्यूट सिम्टम जो है इसके टिपिकली 7 to 10 डेज में रिजोल्व हो जाते हैं। रेयर कॉम्प्लिकेशन में पेशेंट को यूआइटिस, रेटिनाइटिस, मायोकार्डाइटिस, हेपेटाइटिस, नेफ्राइटिस, स्किन एक्सफोलिएशन का यहाँ पे डायग्राम भी मैंने दिखाया है। स्किन एक्सफोलिएशन, बुलस स्किन लेजन्स, हेमरेज, मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस, माइलाइटिस, गुलन-बेरी सिंड्रोम एंड क्रेनियल नर्व पाल्सी, ये सारी कॉम्प्लिकेशन पेशेंट में हो सकती है। जो कुछ पेशेंट है उसमें क्या होगा, रिलैप्स ऑफ हेमरेजिक सिम्टम, रिलैप्स ऑफ रूमेटोलॉजिक सिम्टम्स, यानी कि पेशेंट में जो जॉइंट पेन के जो सिम्टम्स थे वो पेशेंट में क्या हो सकते हैं, रिलैप्स हो सकता है। पॉलीआर्थ्रेल्जिया, पॉलीआर्थराइटिस, टीनोसाइनोवाइटिस, ये क्या होंगे, एक्यूट इलनेस के कुछ महीने बाद ये जो सिम्टम्स है इनका रिलैप्स हो सकता है। कुछ पेशेंट्स में ऐसा भी देखा गया है कि उनमें परसिस्टेंट जॉइंट पेन मंथ्स लेके ईयर्स तक उन पेशेंट्स में देखने को मिला है। मोर्टेलिटी इसमें रेयर है और ये मोस्टली जो है जो ओल्डर एडल्ट्स हैं उन्हीं में मोर्टेलिटी इसकी देखने को मिलती है। नियोनेट्स जो हैं जो एक्सपोज हो चुके हैं इंट्रापार्टम में, और एल्डरली पेशेंट जो जिनकी एज 65 ईयर्स से ज्यादा है, और जो पर्सन जिनको और अंडरलाइन मेडिकल कंडीशंस है लाइक हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, वो क्या होते हैं, उन पेशेंट्स में जो है इस डिजीज की सीवियरिटी का रिस्क होता है। हाई रिस्क ग्रुप चिकनगुनिया के केस में क्या होता है, प्रेग्नेंट वुमेन, एल्डरली पीपल, न्यूबॉर्न्स, डायबिटिक, इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट या पेशेंट विद सीवियर क्रोनिक इलनेस जैसे हाइपरटेंशन, हमने पहले भी पढ़ा, ये सारे डिजीज, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, कोई भी अंडरलाइन पैथोलॉजी पेशेंट को साथ में है तो वो क्या है, हाई रिस्क ग्रुप इस केस में होता है। अब हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस की बात करते हैं। तो जो चिकनगुनिया फीवर है इसका जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है वो हम डेंगू से कर सकते हैं, क्योंकि डेंगू में क्या होता है, इसके जो फीवर का पैटर्न है, जो फीवर है हाई ग्रेड फीवर विद चिल्स, दोनों में सिमिलर देखने को मिलता है। और ये जो है सेम मॉस्किटो से ये दोनों ट्रांसमिट होते हैं, इसीलिए क्या है, इन दोनों में काफी सिमिलरिटी होती है। और जो चिकनगुनिया वायरस की इन्फेक्शन है ये वेरी करती है, प्लेस, रेजिडेंस, ट्रेवल हिस्ट्री, एक्सपोजर, तो हम सारा पेशेंट का क्या है, हिस्ट्री पेशेंट की लेंगे, उस बिहाफ पे ही हम इसको डायग्नोज करेंगे। और जो ये दोनों वायरस है, चिकनगुनिया जो वायरस है और जो डेंगू वायरस है, ये सेम एरिया में सर्कुलेट करते मिल सकते हैं, और इनमें ओकेजनली क्या होता है, पेशेंट्स में को इन्फेक्शन भी, डेंगू एंड चिकनगुनिया की को इन्फेक्शन भी सेम पेशेंट में देखने को मिलती है। तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस मेनली जो चिकनगुनिया का है वो किससे होगा, डेंगू फीवर से। हाई ग्रेड फीवर होता है, सीवियर आर्थ्रेल्जिया, आर्थराइटिस, रेसिस एंड लिम्फोपेनिया, ये चिकनगुनिया के केस में होता है। लिम्फोपेनिया मेनली चिकनगुनिया के केस में देखने को मिलता है, लेकिन जो डेंगू फीवर है उसमें मोस्टली न्यूट्रोपेनिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया,
एंड डेंगू हेमोरेजिक फीवर, डेंगू शॉक सिंड्रोम, और वो डेंगू जो फीवर है उसमें डेथ रेट भी हाई होती है। डेंगू जो है वो फेटल होता है, लेकिन चिकनगुनिया जो है वो रेयरली ही फेटल होता है। तो इसीलिए जब हम चिकनगुनिया को ट्रीट करते हैं तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है कि उसको रूल आउट करना कि ये डेंगू फीवर है या चिकनगुनिया फीवर है। अब यहाँ पे हम इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस देखते हैं चिकनगुनिया एंड डेंगू फीवर का। फीवर दोनों में ही 39 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मिलता है, तो चिकनगुनिया के केस में फीवर थोड़ा ज्यादा मिलेगा। वैसे दोनों में ही हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलता है। आर्थ्रेल्जिया चिकनगुनिया के केस में प्रेजेंट होगा ही होगा, डेंगू के केस में मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। आर्थराइटिस मोस्टली चिकनगुनिया के केस में ही होता है, डेंगू में नहीं होता। हेडेक दोनों में देखने को मिलेगा, रैशेस भी दोनों में मिल सकते हैं, लेकिन चिकनगुनिया में क्या है, मैक्युलर जो रैशेस है वो देखने को मिलते हैं। माइल्जिया जो है चिकनगुनिया में कम, डेंगू में चिकनगुनिया के कंपैरिजन में माइल्जिया ज्यादा देखने को मिलता है। हीमरेज जैसा कि हमने पढ़ा, डेंगू हीमरेजिक फीवर होता है, तो हीमरेज जो है वो मोस्टली डेंगू के केस में हमें देखने को मिलती है। शोक की कंडीशन भी डेंगू के केस में ही देखने को मिलती है। अब लिम्फोपीनिया की बात करें तो लिम्फोपीनिया जो है वो मोस्टली चिकनगुनिया के केस में देखने को मिलता है, डेंगू के केस में मिल सकता है, लेकिन मोस्टली ये चिकनगुनिया के केस में देखने को मिलता है। न्यूट्रोपीनिया, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया और हीमो कंसंट्रेशन यानी कि HCT, ये रेज मोस्टली डेंगू के केस में ही मिलती है। तो इससे हम यहाँ से दोनों का जो है TD कर सकते हैं कि जो पेशेंट हमारे पास आया है वो चिकनगुनिया का है या डेंगू फीवर का है। अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं, तो एंटी चिकनगुनिया वायरस जो है एंटीबॉडी हम यहाँ पे टेस्ट करा सकते हैं, IgM IgG एंटीबॉडी करा सकते हैं। जो IgM एंटीबॉडी है ये अपीयर होती है आफ्टर 5 days ऑफ ऑनसेट ऑफ द इन्फेक्शन, एंड ये कब तक डिटेक्ट हो सकती है, 3 महीने तक ये डिटेक्ट हो सकती है। जो IgG एंटीबॉडी है ये आफ्टर फर्स्ट वीक अपीयर होती है और ये ईयर्स तक परसिस्ट करती है। एलिसा फॉर चिकनगुनिया वायरस एंटीजन डिटेक्शन इज यूजफुल फॉर एक्यूट फेज 1 to 4 days। और जो RT-PCR टेस्ट है ये क्या करता है, रिलायबल जीनस स्पेसिफिक वायरस डिटेक्शन कराता है अप टू 7 days फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। तो RT-PCR अप टू 7 days, एलिसा अप टू 1 to 4 days। सिमिलर इलनेस लाइक RA, गाउट, SLE ये भी हमें रूल आउट करने चाहिए कि पेशेंट को जो है आर्थ्रेल्जिया जो हो रहा है, आर्थराइटिस की कंडीशन जो हो रही है वो क्या है, चिकनगुनिया की वजह से ही है या फिर RA, गाउट या SLE की वजह से है। तो RA, गाउट और SLE स्पेसिफिक जो भी इन्वेस्टिगेशंस है वो सारी हम पेशेंट्स में कराते हैं। इसमें क्या होगा, रेज्ड एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज, एस्पार्टेट अमीनो ट्रांसफेरेज का लेवल इसमें हाई मिलेगा, ये सब पेशेंट का बढ़ा हुआ मिल सकता है, CRP भी यहाँ पे रेज्ड मिलेगा। तो कौन कौन सी इन्वेस्टिगेशन हम कराएंगे, IgG IgM एंटीबॉडी करा सकते हैं। IgM जो होगी वो क्या होगी, अपीयर होगी आफ्टर 5 days ऑफ ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन, और कब तक रहेगी, अप टू 3 months। और जो IgG एंटीबॉडी है वो क्या होगी, अपीयर होगी आफ्टर फर्स्ट वीक एंड परसिस्ट फॉर ईयर्स। एलिसा जो होगा वो 1 to 4 days और RT-PCR डिटेक्शन अप टू 7 days फ्रॉम ऑनसेट ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट है चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन इन चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में क्या होता है, ये जो है जब मेनिंजेस तक ये पहुंच जाती है, मेनिंजोएन्सेफेलाइटिस और मायोकार्डाइटिस की कंडीशन पेशेंट जो है नियोनेट्स उसमें ये देखने को मिलती है। तो चिल्ड्रन के केस में ये जो सिचुएशन है थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। प्रेगनेंसी से रिलेटेड मदर टू फीटस जो इसका ट्रांसमिशन है वो भी हो सकता है। इंट्रापार्टम रिस्क इसका 48% है, अगर मदर को वायरिंगिया है तो इंट्रापार्टम जो रिस्क है इसका 48% है। चिकनगुनिया फीवर की वजह से मिसकैरेजेस नहीं देखे जाते हैं, ना ही कोई कंजेनिटल मालफॉर्मेशंस इसकी वजह से होती है। नियोनेटल चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन जो है वो सिम्टोमेटिक हो जाती है आफ्टर 4 days विद फीवर, पेन, पुअर फीडिंग, डिस्टल जॉइंट एडिमा एंड मिसलेनियस स्किन अल्टरेशन। मतलब स्किन पे अलग तरह के जो रेशेस देखने को मिलेंगे, कभी पेटेचियल हेमरेज भी देखने को मिल सकती है, या एक्जेंथीमा या इरप्शंस पेशेंट को देखने को मिलती है। अब हम लास्ट में ट्रीटमेंट की बात करते हैं। तो चिकनगुनिया की कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, सिम्प्टोमेटिक यहाँ पे हमें मैनेजमेंट करनी होती है। पेशेंट को प्रॉपर रेस्ट के लिए एडवाइस करना है, प्रॉपर हाइड्रेशन रखनी है, प्लेंटी ऑफ द फ्लूइड इनटेक्स लाइक ORS, फ्रूट जूसेस, अदर फ्लूइड कंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट जो है, हमें पेशेंट का जो हाइड्रेशन है वो मेंटेन करके रखना है।
इस केस में हम एनाल्जेसिक्स, एंटीपायरेटिक्स का यूज कर सकते हैं, नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ये भी पेशेंट जिनमें परसिस्टेंट जॉइंट पेन होता है उस कंडीशन में हम पेशेंट को दे सकते हैं। पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन का कॉम्बिनेशन दे सकते हैं या फिर एसिक्लोफिनेक और डिक्लोफिनेक पेशेंट को दी जा सकती है। एसिटामिनोफेन जो है वो प्रेफर्ड लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है फीवर एंड जॉइंट पेन के लिए, जब तक कि हम ये रूल आउट ना कर लें कि जो पेशेंट है उसको चिकनगुनिया है या डेंगू है, क्योंकि डेंगू की कंडीशन में क्या हो सकता है और हम मेडिकेशन देंगे तो उस केस में हेमरेज का जो है रिस्क हो सकता है। इसीलिए जब तक रूल आउट या जब तक फाइनल डायग्नोसिस पेशेंट का नहीं हो जाता तब तक फीवर एंड जॉइंट पेन के लिए पेशेंट को एसिटामिनोफेन ही देनी चाहिए। जो जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में काफी पेन होता है तो माइल्ड मूवमेंट जॉइंट की करानी चाहिए, और जो इन्फ्लामेशन है जॉइंट्स की उसके लिए हम कोल्ड कंप्रेस पेशेंट को करा सकते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स भी इसमें दी जाती हैं, लेकिन इनका ज्यादा यूजफुल या मतलब पोटेंसी ज्यादा नहीं देखी जाती। एंटीवायरल ड्रग्स सच एज राइबाविरिन, जिसकी डोज है 15 mg पर केजी बॉडी वेट इन 2 डिवाइडेड डोजेस, एंड IFN अल्फा, ये यूजफुल है लेकिन रूटीनली ये पेशेंट में रिक्वायर नहीं होती है। मोस्टली क्या किया जाता है, जो फीवर है और जो जॉइंट पेन है उनको मैनेज किया जाता है, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट पेशेंट में दी जाती है। बिल्डारिड, जिसकी डोज है 50 mg पर केजी, स्मॉल मोलिक्यूल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग एंड फेविपिराविर एंड यूमिफेनोविर, ये पोटेंशियली यूजफुल कुछ ड्रग्स हैं, कुछ एंटीवायरल ड्रग्स हैं जो चिकनगुनिया के केस में कई बार यूज करी जाती है। एंटीबायोटिक्स इसमें नहीं बताए गए हैं, नो इंडिकेशन फॉर एनी एंटीबायोटिक। जिन पेशेंट्स में प्रोलॉन्ग आर्थ्रल्जियास होता है उसमें क्या होगा, हम नॉन स्टीरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, लो डोज शॉर्ट टर्म कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स अलोंग विद क्लोरोक्विनिन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन, डोज 5 mg पर केजी पर डे, मैक्सिमम हम इसको 400 mg तक दे सकते हैं, जिसकी क्या होगी एंटीवायरल एंड एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो ये हम उन पेशेंट्स में देंगे जिसमें प्रोलॉन्ग आर्थ्रल्जियास की कंडीशन होगी। इसके अलावा हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विनिन सल्फेट 200 mg ओडी डोज में, क्लोरोक्विन फॉस्फेट 250 mg ओडी डोज में। पोस्ट चिकनगुनिया फीवर होने के बाद जो क्रोनिक आर्थराइटिस की कंडीशन होती है उसमें हम ऐड कर सकते हैं पेशेंट को मिथोट्रेक्सेट 15 mg पर वीक और सल्फासेलाजिन 1 to 2 ग्राम पर डे इन ग्रेजुअली इंक्रीजिंग एंटीबायोटिक डोजेस अलोंग विद फोलिक एसिड। एस्पिरिन यहाँ पे रिकमेंड नहीं किया जाता क्योंकि जो है हेमरेज के चांसेस पेशेंट में हो सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मोर्बिडिटी पैटर्न की। तो हमने जैसे ही पहले पढ़ा कि ये रेयरली फेटल होता है, सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, तो ये क्या है, सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है, मे कॉज प्रोलॉन्ग्ड मोर्बिडिटी इन फॉर्म ऑफ सीवियर डिहाइड्रेशन, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस एंड लॉस ऑफ ग्लाइसेमिक कंट्रोल। रिकवरी इस केस में क्या होती है, 100% होती है। इन अबाउट 3 to 5% इंसिडेंस ऑफ प्रोलॉन्ग्ड आर्थराइटिस इज फाउंड। ओनली 3 to 5% केसेस में ही हमें जो है प्रोलॉन्ग्ड आर्थराइटिस की कंडीशन डेवलप्ड पेशेंट में मिलती है, इसीलिए क्या है ये रेयरली फेटल एंड सेल्फ लिमिटिंग इलनेस है। प्रिवेंशन की बात करते हैं तो जो चिकनगुनिया है इसके लिए अभी तक कोई वैक्सीन जो है वो डेवलप नहीं हुई है, उस पर रिसर्चेज अभी चल रही है एंड देयर इज नो वैक्सीन टू प्रिवेंट चिकनगुनिया वायरस इन्फेक्शन। बेस्ट वे जो है चिकनगुनिया से प्रिवेंशन का वो क्या है, प्रिवेंशन फ्रॉम मॉस्किटो बाइट। तो मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंशन के लिए हम इंसेक्ट रेपेलेंट्स का यूज कर सकते हैं, लॉन्ग स्लीव्ड शर्ट एंड पैंट्स पहन सकते हैं, टेक स्टेप्स टू कंट्रोल मॉस्किटो इंडोर एंड आउटडोर। जहाँ पे भी पानी जो है वो जमा है उसको इकट्ठा नहीं होने देना है, इंसेक्ट रेपेलेंट्स का यूज करना है। सोते समय मॉस्किटो नेट यूज कर सकते हैं और 0.5% परमेथ्रिन जो है वो क्लोथिंग इंसेक्टिसाइड होता है, वो हमें जो है क्लोथिंग एंड गियर को ट्रीट करने के लिए, जैसे कि बूट्स, पैंट, सॉक्स, टैट्स, इनको ट्रीट करने के लिए हमें क्लोथिंग इंसेक्टिसाइड का यूज करना चाहिए। जो मॉस्किटो ब्रीडिंग साइट्स हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है बाय एम्प्टिंग एंड ड्राइंग द वाटर कंटेनर्स रेगुलरली एंड अवॉइडिंग वाटर लॉगिंग। अब हम बात करते हैं WHO रेस्पॉन्स, यानी कि WHO की तरफ से क्या स्टेप्स यहाँ पे लिए गए हैं चिकनगुनिया की प्रिवेंशन के लिए। सपोर्ट्स कंट्रीज इन कंफर्मेशन ऑफ आउटब्रेक्स, यहाँ पे जो WHO है उसकी तरफ से टेक्निकल सपोर्ट गाइडेंस प्रोवाइड करी गई है चिकनगुनिया है उसके लिए। Reviews the development of new tools including insecticide products and application technologies,
formulating evidence-based strategies, policies, and outbreak management plans, supporting countries to improve their reporting system। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल भी और जो गाइडेंस रिलेटेड जो है वो भी यहाँ पे WHO की तरफ से जो है किया जाता है। चिकनगुनिया की गाइडेंस देने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए ये सब किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।